नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश में बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। इस हफ्ते हमारे साथ हैं शिवसेना की राज्यसभा सांसद और डेप्यूटी लीडर ऑफ द पार्टी प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका, मेरा पहला सवाल है कि शिवसेना की सरकार नवंबर में बनी और उसके बस कुछ ही महीने बाद इतनी बड़ी एक वैश्विक महामारी देखने को मिल रही है। कितनी बड़ी चुनौती रही है ये शिवसेना के लिए हैंडल करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो नीलू जी मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से ये महामारी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक तरीके का हड़कंप मचा दिया है और सारे ही देश इससे जूझ रहे हैं। वो भी देश जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मानी जाती हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ा है। तो हाँ, ये इसमें बिल्कुल सत्यता है कि भारत में भी ये हुआ है और महाराष्ट्र पे इसका कहर ज़्यादा था। पर हमने जहाँ तक हमारी सरकार को लेकर है, हम समझ चुके थे शुरू में ही कि एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि मुंबई जो हमारा एयरपोर्ट है, पुणे एयरपोर्ट है, ये काफ़ी एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, 4 इसमें मेजर सिटीज़ भी हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिसमें ट्रैफिक मूवमेंट बहुत होता है, तो इसको कंट्रोल में लाना भी एक चैलेंज होगा। पर हमने जैसे ही लॉकडाउन हमने तो फेज वाइज मैनर में किया था। केंद्र सरकार ने 4 घंटे की मोहलत दी थी, पर उस लॉकडाउन के समय पर हमने अपने बेड की कैपेसिटी बढ़ाई, ऑक्सीजन बेड्स की फैसिलिटीज़ बढ़ाई, आईसीयू फैसिलिटीज़ बढ़ाई। और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे हमारे करीब 450 बेड्स ऐसे थे जो इस तरीके के क्रिटिकल पेशेंट्स ले सकते थे। आज हमारे पास 2.5 लाख के ऊपर हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, जो लॉकडाउन हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था, वो हमने की है। और अगर आप महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र में रोज रिकवरी ज़्यादा हो रही हैं और पॉजिटिव केसेस टचवुड कम आ रहे हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि हमारे लिए चुनौती ज़रूर थी, पर चुनौती को हमने स्वीकारा है और चुनौती से हम लड़े हैं। और सब महाराष्ट्र की जनता भी सरकार के साथ इस मुहिम में जुटी हुई है। लेकिन प्रियंका, क्या हम इस समय जो अभी करंट सिचुएशन है, क्या उसमें उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो कर्व है, कोविड का कर्व है, क्या वो फ्लैटन हो चुका है? आर वी इन अ पोजीशन टू से दैट? हम ये ज़रूर कह सकते हैं हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोविड का जो जिस तरीके से बढ़ रहा था, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही थी और केसेस भी रोज़ बढ़ रहे थे, उसमें काफ़ी संभाला है। और वो फ्लैटन तो नहीं हुआ है, फ्लैटो हो चुका है। और उम्मीद है कि यही सेम ट्रेंड चलता रहेगा, जहाँ पे रिकवरी ज़्यादा हैं, केसेस कम हैं। और मैं कहूँगी कि हाँ, ये काफ़ी नियंत्रण में आ चुका है। और डॉक्टर्स का जो हमने टास्क फोर्स बनाया था, उनका भी ये कहना है कि मुंबई और महाराष्ट्र पीक से निकल चुके हैं। पर फिर भी हम अभी चैन की सांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में एक सेकेंड फेज भी उभर कर आया है, विच वॉज वर्स देन द फर्स्ट फेज। तो हम लोग टोटली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। इसलिए हम बार बार जनता के बीच जाकर, खुद मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे भी लोगों को बार बार अवगत कर रहे हैं कि डेंजर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पर हम हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि केसेस नियंत्रण में आए हैं। हमारा मोर्टेलिटी रेट गिरा है, हमारा पॉजिटिविटी रेट भले ही थोड़ा ज़्यादा है, पर डबलिंग रेट कम हुआ है। तो आई वुड से कि प्लेटो हो चुका है। लेकिन जो एलिगेशंस बार बार सुनने में आए हैं और पढ़ने में भी आए हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, मिसमैनेजमेंट को लेकर कि उद्धव ठाकरे की सरकार कोविड पैंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाई, ये ऐसी खबरें क्यों आई? क्योंकि एक इंसिडेंट भी हमने देखा था, जैसे सायन का जो हॉस्पिटल था, जहाँ पे हमने बॉडी बैग्स देखे कि कोविड वार्ड में इतने सारे बॉडी बैग्स पड़े हुए थे, वहीं पर लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो क्या इस तरीके का जो मिसमैनेजमेंट का जो एलिगेशन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? वो एलिगेशन जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशन है। वो एलिगेशन ऐसे विपक्षी दल से आया है जो केंद्र में राज तो करती हैं, पर अपनी जो भागीदारी होती है विपक्ष में बैठने की, वो जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं। विपक्ष में बैठकर इस तरीके का जो पैंडेमिक आया है, बरसों में, सदियों में पहली बार आया है। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप खुद, आपके इतने चुने हुए एमएलएज हैं, आपके इतने चुने हुए एमपीज हैं महाराष्ट्र से, आप खुद इस मुहिम में से और सरकार का हाथ बढ़ाते। पर आपने क्या किया?
धरने प्रदर्शन किए, आपने क्या किया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपने क्या किया, बार बार मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया। जी हाँ, इस महामारी में आपने कुछ वीडियो जरूर देखे होंगे, पर जब पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छी देशों में इस महामारी को कंट्रोल में करने में और कोई आंसर्स ना होने पे उधर भी हम एक चैलेंज देख रहे हैं, तो मैं मानती हूं कि सिर्फ महाराष्ट्र को केंद्र बिंदु बनाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, केंद्र सरकार से जो समर्थन मिला पूरे इस पैंडेमिक के समय पर, वो सराहनीय है। और मैं मानती हूँ कि ये एक जिम्मेदारी वाला समय था, जहाँ पे भले ही हम सत्ता पक्ष के साथ केंद्र में नहीं हैं, पर विपक्ष पार्टी होने के नाते, एक सत्ता पक्षी पार्टी महाराष्ट्र में होने के नाते हमने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और जो जो जिम्मेदारी केंद्र से आई हमने उसको निभाया है। आईसीएमआर टीम के टास्क फोर्स अगर महाराष्ट्र में आती थी, उनको पूरा एक्सेस देकर उनके भी जो फीडबैक थे हमने एक्सेप्ट किए हैं। तो इसका आप मतलब जान सकती हैं कि यही एक सेकेंड बस लास्ट चीज कहूंगी, आईसीएमआर की टास्क फोर्स थी जिन्होंने कहा था 6.5 लाख केसेस महाराष्ट्र में होंगे 15 मई तक, वो हमने उसको भी गलत प्रूव किया। तो प्रियंका, आपका जो गुस्सा है, आपका नहीं बल्कि आपके पार्टी का जो गुस्सा है, वो स्टेट बीजेपी लीडरशिप से ज्यादा है कि उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, लेकिन केंद्र से आपको कोई शिकायत नहीं है। देखिए, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जहां केंद्र सरकार की बात है, जो जो प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारियां राज्यों को सौंपी थी, वो मुख्यमंत्री साहब ने पूरी भली भांति निभाई। एक ट्रेन का किस्सा जरूर हुआ था जहां हमने कहा हम ट्रेन ज्यादा चला सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आपको ध्यान रखना होगा, महाराष्ट्र में, मुंबई खास करके और दिल्ली में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स है। तो हमने जरूर ये कहा था कि हम ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, पर हमने एक जो पॉलिटिकल उसका हमने देखा कि अपॉर्चुनिज्म की तरीके से यूज किया गया, हमने उसको भी डिफ्यूज किया। मेरे कहने का मतलब बस एक है कि आपके पास 105 एमएलए महाराष्ट्र में हैं। आपके 105 एमएलए में से कितनों ने अपनी एमएलए की धनराशि, जो एमपी लैड फंड्स, जो एमएलए लैड फंड्स होते हैं, वो आपने महाराष्ट्र की जनता के लिए खर्च किए। एमपी के जो जब तक वो पाबंदी नहीं आई थी, आपने कितने एमपी फंड्स जो हैं आपने हमारी राज्य के लिए लगाए। आप चुनकर यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, पर आप वो काम करते हैं जो महाराष्ट्र के खिलाफ है, वो आपने किए। धरना प्रदर्शन इस समय पे जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, आपने पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया, आपने आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने राजभवन जाकर गवर्नर साहब से बार बार उनको लेटर्स दिए। हम लोग जो भी कानून लगाते हैं आप उसको अपोज करते हैं। तो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि विपक्ष का जो धर्म निभाने की जिम्मेदारी थी इस समय पर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है। प्रियंका, लेकिन जो आपने बात की कि 105 बीजेपी के एमएलएज हैं, उनका ना उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया, ना किसी तरीके के जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिया। बट कीपिंग ऑल दैट असाइड, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमेशा जो एक परसेप्शन बना है कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो हमेशा से एक ऐसा परसेप्शन उसके बारे में बनाया गया कि इट्स ऑन टेंटर हुक्स, क्योंकि बीजेपी उसको कभी भी गिरा सकती है। तो कितनी स्टेबल है, कितना स्टेबल आप समझती हैं कि जो विकास आघाड़ी सरकार है वो स्टेबल है, उसे 105 एमएलए से कोई डर नहीं है? देखिए, हम इतने स्टेबल हैं कि हमने जब 48 घंटे की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा शायद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि हमने उनकी बनी बनाई सरकार को अब हटाकर, अब जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रही थी सरकार को, गवर्नर के रूट से और प्रेसिडेंट रूल के माध्यम से उनको हमने बेदखल कर हमने जनता के बीच सरकार बनाई। हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि आज महाराष्ट्र की जनता ने मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे को मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर बताया है। हमारी सरकार इतनी काबिल है कि हम तीनों जो महाराष्ट्र को आगे रखकर, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी समझकर हम ये सरकार चला रहे हैं, हम उससे भली भांति परिचित हैं और हम जिम्मेदारी समझते हैं। जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं वो लोग हैं जो आए दिन गवर्नर हाउस भागते हैं, वो लोग हैं जो मीडिया में इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि सरकार स्टेबल नहीं है। ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र की प्रगति, उन्नति को वंचित रखना चाहते हैं और वो देख नहीं सकते हैं कि कोई दूसरा वो काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनको महाराष्ट्र की जनता ने बार बार नकारा है, और अगर वो विपक्ष में हैं, उन्होंने विपक्ष का धर्म नहीं निभाया है। लेकिन प्रियंका, कितनी बड़ी चुनौती है,
प्रियंका, जो आपके कोएलिशन पार्टनर्स हैं, कांग्रेस की मैं बात करूं, एनसीपी की बात करूं, तो ये सेक्युलरिस्ट लॉबी के जो पार्टीज थी उनके साथ शिवसेना ने हाथ मिलाया, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ जिसके तहत ये तीनों पार्टी साथ में आई। लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण है इस कोएलिशन को चलाना, गिवन द फैक्ट कि एजेंडाज पार्टी के अलग अलग रहे हैं, तो कितना मुश्किल है? क्योंकि आए दिन ये भी खबरें आती हैं कि कभी कांग्रेस के नेता कुछ बोलते हैं, कभी जो आपका पार्टी का माउथपीस सामना है उसमें कुछ कांग्रेस के खिलाफ चीज़ें नज़र आती हैं, तो कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन दिखता है सारे कोएलिशन पार्टनर्स के बीच में। तो कितना चुनौतीपूर्ण है विकास अघाड़ी सरकार को चलाना? सबसे पहले मैं बताऊं, जब तीन अलग अलग पार्टी के लोग साथ में आते हैं तो हो सकता है, हमने ये नहीं कहा है कि जो भी हम बोलेंगे एक सा बोलेंगे, जो भी हम जनता के बीच में जाएंगे एक ही एजेंडा लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र में एक ही एजेंडा है, वो कॉमन मिनिमम एजेंडा है जो तीनों पार्टी के अध्यक्षों ने साइन किया है और इसी एजेंडा के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। शब्द अलग अलग हो सकते हैं पर काम एक ही है, वो है महाराष्ट्र को आगे लेकर जाना। तो चुनौती, मैं इसको चुनौती नहीं मानती हूँ, और अगर जो भी चुनौतियां महाराष्ट्र में आई हैं और खास करके शिवसेना के सामने आई हैं, शिवसेना ने भली भांति उसको निभाया है और जिम्मेदारी से निभाया है। तो हम बस यही कहेंगे कि चुनौती तो आज केंद्र सरकार को भी चलाने में आ रही है। अगर भले ही उनके पास 305 सीट है, कभी कभी रामविलास पासवान जी वो गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी शिरोमणि अकाली दल भी गुस्सा दिखती है उनसे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार चलाने में दिक्कत आ रही है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद एक सही रास्ता चुनना, मैं मानती हूँ यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, और वो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार दिखाती है। आप कांग्रेस के साथ भी कोएलिशन में हैं, लेकिन अभी जब प्रियंका गांधी के जब एसपीजी कवर को लेकर बात आई थी कि अब उन्हें बंगलो अपना वेकेट करना पड़ेगा, तो सबने एक्सपेक्ट किया कि शिवसेना भी कुछ बोलेगा क्योंकि कांग्रेस आपका पार्टनर है। तो लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उसी तरह से जैसे अहमद पटेल को की क्वेश्चनिंग हो रही है ईडी के हवाले से, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया शिवसेना ने नहीं दी। उसका कोई खास कारण? मैं नहीं मानती हूं कि हर सरकार की, हर पार्टी के, हर सत्ता पक्षी के, हर विपक्षी के, हर नेता को बोलने की हर बार जरूरत है और हर मुद्दे पे बोलने की जरूरत है। कोई मुद्दे होते हैं जहां पे सारे कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर हम बात करते हैं, कोई मुद्दे होते हैं जहां पर हर पार्टी के नेतृत्व को बोलने की जरूरत नहीं है। पर हमारा समर्थन कहाँ है, हमारी सोच क्या है, उससे वो लोग सब अवगत हैं। मैं बार बार यही दोहराऊंगी कि महाराष्ट्र की सरकार तीनों पक्षों के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे एजेंडा को लेकर महाराष्ट्र को आगे रखकर काम कर रही है, और उसमें हम तीनों का तालमेल बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और बाकी कोई भी इस तरीके की खबर, मैं मानती हूँ एक भ्रम फैलाने वाला काम हो रहा है और गलत फहमी बढ़ाने का काम हो रहा है, जिससे हम भी अवगत हैं और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है। इस परसेप्शन को आप क्या कहेंगी जो लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार मातोश्री से चलाते हैं, वो मंत्रालय बिल्कुल नहीं जाते और पूरा ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करते हैं? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। अब मैं नहीं जानती आपके कुछ लोग कहाँ से ये बोल रहे हैं, और मैं नहीं जानती कौन से पक्ष के बोल रहे हैं, पर जहाँ पे भी हमारी जिम्मेदारी की बात रही है, महाराष्ट्र की जो कोविड फैसिलिटीज़ हैं और जिस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया है, वो यूनिसेफ हो, यूनाइटेड नेशंस हो, WHO हो, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री हो सेंटर की, हमारे ICMR के ऑफिशियल्स हो, सबने अप्रिशिएट किया है। बाकी आपके कौन से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उस पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। चलिए बाकी कुछ नेशनल इश्यूज की भी बात कर लेते हैं कि शिवसेना का एग्जैक्ट स्टैंड क्या रहा है चाइनीज़ इंट्रूजन को लेकर। अभी हमने देखा कि कल आपने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लद्दाख गए थे। उसके पहले उद्धव ठाकरे के जो स्टेटमेंट्स आए कि वी हैव गॉट बोर्ड ऑफ seeing the politics between Congress and BJP over the Chinese intrusion issue। तो आपका क्या मानना है कि क्या केंद्र सरकार ने ईस्टर्न लद्दाख में जो इंट्रूजन का मामला आया है, क्या उसे वाकई में जैसे हैंडल करना चाहिए था वैसे किया है? क्या मानना है शिवसेना का? सबसे पहले तो मुझे नहीं पता आपने मुख्यमंत्री के ये शब्दों को कहाँ पढ़ा है, क्योंकि ऐसे कोई शब्द बोले नहीं गए हैं, सबसे पहले। दूसरी बात, आप ने मेरा एक ट्वीट ज़रूर पढ़ा, बिल्कुल, और सराहनीय बात है कि अगर प्रधानमंत्री हमारे
आर्मी के साथ जाकर लेह में जाकर उनको उनका हौसला अफजाई करते हैं, मैं मानती हूँ ये देश के हर विपक्षी दल के नेताओं को वेलकम करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से ऊपर हमारा देश है, राजनीति से ऊपर हमारी सेना है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। रही बात शिवसेना की स्टैंड की, शिवसेना बहुत क्लियर है कि सरकार को क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि हमारी कितनी लैंड को चाइना ग्रैब कर बैठी है और हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है उनको अपनी धरती से बाहर धकेलने की। हमने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग से पहले भी कहा था कि केंद्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर प्रमुख विपक्षी दल के पार्टी के लीडर्स को वो बताएं कि वास्तविकता में क्या वहां पर कितनी उनकी मौजूदगी है पीएलए की, और क्यों केंद्र सरकार उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रही है। ये वही केंद्र सरकार है जो 2014 में देश की जनता को चीन को लाल लाल आंख देने की बात कर रही थी, और ये वही सरकार है जो चीन का नाम लेने से भी कतरा रही है। तो हमारी जो ये मैं मानती हूँ कि बातों में और काम में अंतर है, हमने उसकी बार बार क्लैरिटी मांगी है। तो देश से ऊपर कुछ नहीं होता है, और फिर से हम केंद्र सरकार को ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर किसी भी तरीके की इस तरीके का चैलेंज आ रहा है चाइना की तरफ से, देश को अवगत कराने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समर्थन हो, स्ट्रैटेजी हो, आने वाला रास्ता हो, आने वाली कठिनाई हो, सब मिलकर अगर लड़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने डेमोक्रेसी को चुना है, चाइना की तरह ऑटोक्रेसी को नहीं चुना है कि जो एक नेता हो वही बोल दे और वही सब कुछ है। वो नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में अगर सत्ता पक्ष है तो देश की जनता ने विपक्ष को भी चुना। लेकिन केंद्र सरकार चाइना से किस तरह निपटेगी, उसका पहला जो एक ट्रेलर है वो हमने देख लिया कि चाइनीज ऐप्स 59 ऐप्स थे जिनको कि केंद्र सरकार ने बैन कर दिया। डिजिटल स्ट्राइक कहा इसको रविशंकर प्रसाद ने, जो आईटी मिनिस्टर हैं। आपकी पार्टी का क्या मानना है कि क्या वाकई में चाइनीज ऐप्स को बैन करने से क्या चीज़ें हल हो जाएंगी, या पहला डिप्लोमेटिक रिटेलिटरी मोड जो हमने देखा वो ठीक है अपने आप में? ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हमने सरकार से कहा था कि आपको डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली, ज्योग्राफिकली, डिजिटली आपको जो भी कदम उठाने हैं हम आपके साथ खड़े हैं। पर अगर आप उनके पूरा 2014 से अगर सरकार का रवैया चाइना को देखेंगे, 18 सबसे ज्यादा अगर कोई प्रधानमंत्री ने चाइना के पास गए हैं, चाइना यात्रा की है, मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री के नाते फिर प्रधानमंत्री के नाते, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगर 2 बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं जो पर्सनल मीटिंग्स थी, जो एजेंडा लेस मीटिंग्स थी, वो सबसे पहले अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब वो झूला झूल रहे थे गुजरात में, उसी समय पे पीएलए 2014 की बात कर रही हूँ, पीएलए हमारी फिर से धरती के अंदर घुसकर आया था, हमारे देश की सीमाओं में घुसकर आया था, और वहां पे डटा रहा था जब तक हमने ये नहीं एग्री किया हम अपने स्ट्रक्चर्स तोड़ेंगे, तब वो वापस गया। फिर हमने डोकलाम देखा, डोकलाम के बाद हमने देखा किस तरीके से फिर से ये पूरे दोनों की बातचीत चली। 2018 में दलाई लामा से मिलने को भी हमारी केंद्र सरकार कतरा रही थी, क्योंकि चाइना ने कहा था कि वो उसको पॉजिटिवली नहीं देखेगी। हमारा अगर हम ट्रेड डेफिसिट देखते हैं तो जितना हमारा डिफेंस स्पेंडिंग है उतना तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना से बढ़ गया है। कंट्री ऑफ कंसर्न कहा जाता था, चाइना को कंट्री ऑफ कंसर्न में रखा जाता था। प्रधानमंत्री जाते हैं यूनिलैटरली बगैर अपने ऑफिशियल से पूछकर वो कंट्री ऑफ कंसर्न से भी चाइना को हटा देते हैं। ट्रेड दुगना हुआ है जब से 2014 से इनकी सरकार आई है, और आप कहते हैं कि हमने ऐप्स बैन कर दिया, हमारा डिजिटल स्ट्राइक हो गया। ये वही ऐसा ही स्ट्राइक है जैसे हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था। वो बहुत ही, मैं मानती हूँ कि छोटा कदम है। तो आपके कहने का मतलब है आपकी बातें सभी हैंडल कर सकते हैं, आपकी बातें सुनने के बाद ऊपर जाकर बात करें। प्रियंका, आपकी बातें सुनने के बाद ये लगता है कि शायद आप या आपकी पार्टी ये कहना चाह रही है कि जो पूरा अप्रोच है चाइना को लेके, चाहे वो डिप्लोमेटिक अप्रोच हो, चाहे स्ट्रैटेजिक अप्रोच हो या इनफॉर्मल अप्रोच हो, जो समिट मीटिंग्स की आप बात कर रही थी, वो बिल्कुल गलत था। मैं किसी चीज को गलत नहीं मानती हूँ, पर डिप्लोमेसी रियलिस्टिक होती है। डिप्लोमेसी लीवरेज पे होती है कि आपको कितना वो लोग लीवे दे रहे हैं, आप कितना उनको दे रहे हैं। आप एक कंट्री को कॉज ऑफ कंसर्न से हटा दो और ट्रेड डेफिसिट दुगना कर दो अपने देश का वर्सेस उनके देश से जो आ रहा है।
तो उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। तो डिप्लोमेसी इज नॉट वन साइडेड लव फॉर वन कंट्री, डिप्लोमेसी इज व्हाट आर दे गिविंग टू अस एंड व्हाट आर वी गिविंग बैक टू देम। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ जब जब हमने चाइना से हाथ बढ़ाया है, चाइना ने हमेशा हमारे साथ अपना स्ट्रेटेजिक फायदा कर कर, अपना टेक्नोलॉजिकल फायदा उठाकर, अपने इंपोर्ट्स हमारे देश में डालकर उन्होंने हमें डिपेंडेंट करने का काम किया है। तो हम बस यही कहेंगे कि स्ट्रेटेजिकली कह लीजिए, डिप्लोमेटिकली कह लीजिए, रिलेशनशिप्स इन टुडेज टाइम, और अभी के ही टाइम से नहीं, चाणक्य के समय से आ रहे हैं कि हम अपनी डिप्लोमेसी वही होती है जो हमारे देश का फायदा करती है, ना कि देश का नुकसान। दो कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके बारे में अब मैं बात करूंगी, जो कोविड के समय ही हमने देखा, और वो था एक पालघर का जो इंसिडेंट देखा गया जिसे कि कम्युनलाइज किया गया, लेकिन हाँ आपकी सरकार ने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। लेकिन क्या कहना है आपको, जिस तरह से उसको पूरा एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की, क्या कहेंगी वैसे इंसिडेंट में, और वो भी एक ऐसे समय में जब वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा था? मैं आपसे बस यही कहूंगी कि देश की जनता को इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ से ये एजेंडा कम्युनलाइज हुआ, क्यों ये एजेंडा कम्युनलाइज हुआ, क्यों ये हत्याओं को हिंदू मुसलमान हत्याएं बताई गई, क्यों इस हत्या को लेकर जिस तरीके से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, हर उनके प्रवक्ता के जरिए इस बात को उठाया गया, जबकि बहुत स्पष्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी स्पष्ट हो गया कि ये इट हैड नथिंग टू डू विद कम्युनल वायलेंस। पर दुर्भाग्य इस देश का ये है कि कोई भी अगर एक क्राइम होता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, उसको जल्दी से कम्युनलाइज कर दिया जाता है, भले ही सत्य कुछ और हो, भले ही जो घटना हो वो आपके एजेंडा से विपरीत हो। तो ये हमने बहुत क्लियरली कहा था कि हमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसी रात को हमने लोगों को अरेस्ट किया था। जो 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से कोई दूसरे धर्म का नहीं है। क्यों ये हत्याएं हुई उसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी के हवाले सौंपा। पर जिस तरीके से आज आत्मचिंतन करने की बात है, जब देश एक महामारी से गुजर रहा था, जब महाराष्ट्र के केसेस उस समय पर बढ़ रहे थे, उस समय पर क्या इस तरीके का माहौल बनाना केंद्र सरकार उसके लिए उसको एंडोर्स करती है? क्या महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी से वो पूछेंगी कि इस तरीके के जो माहौल बनाने का काम किया था, इतना इररिस्पॉन्सिबल काम किया था, क्या ये सही था? तो हम तो बस जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं, जनता को बताते हैं क्या सत्य है, और जनता समझती है, समझदार है, इसलिए उनका पूरा समर्थन इस पूरे इंसिडेंट के बारे में काफी लिखा गया, लेकिन जो एक दूसरा इंसिडेंट था जिसको लेकर नाम नहीं लूंगी टीवी चैनल्स का, जिनका मामला भी कोर्ट में चला और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर अभी टिप्पणी भी की है, बांद्रा का जो इंसिडेंट था, जिस तरह से वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हुआ, कुछ टीवी चैनल्स में ये बोला गया कि वो मस्जिद के पास वो क्राउड इकट्ठा हुआ था। मीडिया की लिबर्टी और फ्रीडम पे आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसे कैसे देखती हैं, जिस तरह से एक टीवी चैनल ने इस चीज़ को उजागर किया कि कैसे वहाँ पे बांद्रा पे इतना बड़ा क्राउड आ गया था। तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगी, स्पेशली आफ्टर व्हाट बॉम्बे हाई कोर्ट सेड डे बिफोर यस्टरडे? देखिए, सबसे पहले हर टीवी चैनल की, हर मीडिया चैनल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि रिपोर्ट करें, जजमेंट ना दें। ना किसी ने आपको जज बनाया है, ना आपको जूरी बनाया है, ना आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनाया है। जिस कॉन्फिडेंस से आजकल बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स आरोप लगा देते हैं, एक तरीके का माहौल बना देते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानती हूँ कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो आत्मचिंतन करे कि आपके बीच में ऐसे कौन से पत्रकार हैं जो जजमेंट कर रहे हैं, जो जज का काम वो खुद ही अपनी टेलीविजन चैनलों पर कर रहे हैं। जहां तक रही बात कुछ टीवी चैनल्स की, सारे चैनल्स ने रिपोर्ट किया, ऐसा कोई चैनल नहीं था जिसको हमने काबू में लाने की कोशिश की होगी या कहा होगा कि आप बांद्रा इंसिडेंट पे रिपोर्ट नहीं करें। अगर कोई भी ऐसा चैनल आकर ये गलत बात कहता है तो हम उनको कोर्ट में लेकर जाने को तैयार हैं, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। पर आपको पूरी आजादी है रिपोर्ट करने की, पर आपको कोई आजादी नहीं है गलत खबर फैलाने की। आपको ये आजादी नहीं है कि आप जहर फैलाएं, आपको ये आजादी नहीं है कि आप झूठ और किसी का एजेंडा चलाएं। और अगर मैं मानती हूं कि सिर्फ मीडिया को ही छोड़िए, अगर कोई भी इस देश में ऐसी हरकत करता है जहां पे जहर फैलाने का डेलिबरेट काम हो रहा है, नफरत फैलाने का डेलिबरेट काम हो रहा है, सब पे कार्रवाई की जाती है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं है। और अगर डेमोक्रेसी ने आपको एक एजेंडा चलाने की फ्रीडम दी है, तो उसी डेमोक्रेसी ने प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करने की जिम्मेदारी विपक्ष को दी है या लोगों को दी है जिनको इससे प्रॉब्लम है। प्रियंका, समय बहुत कम है, लेकिन
हाँ, समय बहुत कम है। एक और इशू पे भी आपसे बात करना चाहूंगी और वो है शिवसेना का सक्सेशन प्लान। आदित्य ठाकरे इस समय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, उनके कोरोनेशन की बात भी चल रही है कि कब उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, कब वो पार्टी के हेड बनेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब ऐसी बातें आती हैं तो शिवसेना भी एक ऐसी ही पार्टी के रूप में नजर आती है जो परिवारवाद में विश्वास रखती है? हाउ डिफरेंट इज शिवसेना देन? देखिए, एक राजनीतिक पक्ष अपने कार्यकर्ताओं पे बनता है और जनता के भरोसे पे बनता है। उनके कार्यकर्ता किसको अपना लीडर मानते हैं और किसकी लीडरशिप में काम करना चाहते हैं, मैं मानती हूँ कि बाकी को जज करने से पहले उनके कार्यकर्ता जज करते हैं। और अगर कार्यकर्ताओं ने कोई गलती की है जो जनता के बीच में उनको समझ में नहीं, जनता के बीच में उनको वही सेम एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, तो राजनीतिक पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उस भूल को सुधार करे। यही राजनीतिक पक्षों की जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता चाहती है वो आप करें, जो आपके कार्यकर्ता कहते हैं और जिसमें वो लीडरशिप देखते हैं, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है, उनके साथ काम करें। तो ये बार बार ये डिबेट होना, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं ये पूरे कार्यकर्ताओं की जो सोच है, जो कार्यकर्ताओं के मन में सम्मान है, कार्यकर्ताओं की जो ऑप्शंस हैं, उसको धूमिल करने का काम होता है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि आने वाले समय में उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी बहुत ही अच्छा नेतृत्व निभा रहे हैं। आने वाले समय में आदित्य जी भी करेंगे वो, क्योंकि उनकी काबिलियत है, क्योंकि चलिए उद्धव ठाकरे को जनता का भरोसा के साथ साथ कार्यकर्ताओं का विश्वास। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे को एज सीएम सारी जनता देख रही है और आपको भी अब बहुत जल्द जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा तो हम सब आपको पार्लियामेंट में भी देखेंगे। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।